नमस्कार भाई सभी को। अ, मैं डॉक्टर दीपक रघुवंशी एमडी स्कॉलर। अपन ने पिछली क्लास में बेसिक ऑफ ईसीजी का हिस्ट्री एंड इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था। आज अपन उसके आगे पढ़ेंगे। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको लगता है कि हम लोग मेहनत कर रहे हैं या हमारा पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लग रहा है, सिंपल लैंग्वेज हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बात करें, बहुत ज्यादा लैंग्वेज को टफ ना करें। तो अगर आपको ये हमारा पढ़ाने का तरीका और ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज इसे आप सब्सक्राइब करिएगा, चैनल को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और अपने फ्रेंड्स को शेयर करिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिले। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल होता है, उसी से हमको और नए नए वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है और हम डिफरेंट डिफरेंट मेडिकल फील्ड के डिफरेंट डिफरेंट वीडियो बनाएंगे। ठीक है भाई, तो आपसे फिर से मेरी रिक्वेस्ट है कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, कमेंट करना है, प्लीज प्लीज, है ना। कमेंट करना है आपको क्या अच्छा लगा, क्या और हम इम्प्रूव कर सकते हैं, या आपको उसमें किसी नए टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो भी आप हमें कमेंट करिएगा और अपने फ्रेंड्स को शेयर करिएगा। चलिएगा, आज अपन यहां से आगे बढ़ेंगे। ठीक है भाई, तो पिछली क्लास में हमने हिस्ट्री के बारे में पढ़ा था और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा था। हिस्ट्री के बारे में भगवान गणेश जी को हमारा नमन करना ही चाहिए क्योंकि शुरुआत उन्हीं से होना चाहिए। फिर धन्वंतरी जी को नमन करके हमने हिस्ट्री पिछली क्लास में चालू करी थी, जिसमें हमने 1775 में पीटर क्रिश्चियन एवेलगार्ड से चालू किया था। और जो सबसे महत्वपूर्ण सन था हमारे लिए ईसीजी के रिगार्डिंग देखें तो 1924, जहां पर एंथोवन को अवार्ड मिला था मैकेनिज्म ऑफ ईसीजी या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बताने के लिए, और ये प्राइज इनको फिजियोलॉजी ऑफ मेडिसिन में मिला था। चलिएगा, इसके बाद में हमने देखा कि कहा 1975 से चलते हुए 2018 तक हम स्मार्ट वॉच या एक नॉर्मल सी एक घड़ी से भी हम ईसीजी निकालने की कंडीशन में आ गए, यानी इतना डेवलपमेंट हमने कर लिया। पुरानी ईसीजी मशीन आप देखिएगा कितनी भारी भरकम और कितनी टिपिकल इसकी वर्किंग थी, और आज हम इतना एडवांस टेक्निक्स पर आ चुके हैं कि हमारे पास एक रिस्ट वॉच या स्मार्ट वॉच से भी एक छोटी पोर्टेबल ईसीजी मशीन तक हमने डेवलप कर ली है। और इसके बाद में हमने डिपोलराइजेशन और रिपोलराइजेशन की प्रोसेस समझी थी। मायोकार्डियम सेल कैसे डिपोलराइज होगी और रिपोलराइज होगी, ये हमने समझा था। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में कौन से कैटायन है, कौन से एनायन है, कौन से वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन होंगे, कब बंद होंगे, ये पूरा का पूरा चीजें अपन पढ़ चुके थे। अगर आपको इस चीज में डाउट है तो आप मेरा ईसीजी का फर्स्ट लेक्चर को देखिएगा। ठीक है, यहाँ फर्स्ट लेक्चर में हमने डिपोलराइजेशन रिपोलराइजेशन पढ़ा था, और उसी के साथ साथ हमने पी वेव कैसे ड्रॉ होगी, फिर पीआर इंटरवल, ए भी कंडक्टिविटी की वजह से एक्टिविटी की वजह से बनेगा, एट्रियल डिपोलराइजेशन की वजह से पी वेव बनेगा, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो है वेंट्रिकल डिपोलराइजेशन की वजह से बनेगा, एंड टाइम गैप के बाद जे सेगमेंट एंड एसटी सेगमेंट, हमारा जे पॉइंट एंड एसटी सेगमेंट बना था, और टी वेव जो है हमारी वेंट्रिकल डिपोलराइजेशन की वजह से बनी थी। ऐसा हमने पिछली क्लास में डिस्कस कर लिया था। इसके बाद कुछ इंपोर्टेंट फैक्टर्स हैं जो आपको पता होना चाहिए, या उनकी आपको वैल्यूज पता होना चाहिए। वो वैल्यूज कितनी कितनी है, इसमें थोड़ा सा ये आपको धुंधला दिख रहा होगा तो मैं आपको मार्क करा देता हूं। सोडियम नंबर 1 पे लिखा हुआ है सोडियम, ये इसकी जो कंसंट्रेशन है 135 टू 145 मिली इक्विवेलेंट होती है। सोडियम के बाद अपना आता है पोटेशियम, पोटेशियम की 3.5 टू 5 मिली इक्विवेलेंट, फास्फोरस 1.8 टू 2.3, क्लोराइड 98 टू 106 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, कैल्शियम 9 टू 11 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, यूरिया, क्रिएटिनिन, है ना, और मैग्नीशियम, CO2 एंड वाई कार्बोनेट, बहुत सारे फ्लूइड्स हैं, बहुत सारे आयंस हैं जो हमारे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में और इंट्रासेलुलर फ्लूइड्स में रहते हैं। चलिएगा, ये अपन ने पिछली क्लास में डिस्कस कर लिया था। अब अपन को ईसीजी की लीड पोजीशनिंग पढ़नी है, और ईसीजी की लीड पोजीशनिंग पढ़ाने के लिए बहुत ही टफ चीज है वो, क्योंकि उस बेसिक्स को आपने समझ लिया कि हार्ट को कौन सी लीड किस व्यू से देख रही है, किस एंगल से उसको ऑब्जर्व कर रही है, तो आपको जब पैथोलॉजी जिस हिस्से की बनेगी तो आपको किस लीड पे फोकस करना है, ये आपको बहुत 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 अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसलिए आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है,
ये बेसिक है कि हमारा सिंपल सा हमारा एम ये है कि हम ये पता करेंगे आज कि हमारे हार्ट को कौन सी लीड किस एंगल से देख रही है या किस लीड की पोजीशन क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है सीखने के लिए, और इसको सिखाने के लिए मैं आपको एक साइट की मदद लूंगा, और वो साइट वो पूरा का पूरा क्रेडिट अपन उन्हीं की साइट को देते हैं जो है इको ईसीजी एंड इको लर्निंग। भाई हमारी जो क्लास है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है ना। तो हम इसमें बहुत ज्यादा कुछ वैसा नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये जो क्रेडिट है पूरा इस साइट को है। आप लोग भी इस साइट को विजिट कर सकते हैं, और डिटेल में अगर जो चीजें आपको पढ़नी हो तो आप इस साइट पे पढ़ सकते हैं। ठीक है, अपन जो देखेंगे वो देखेंगे कि द ईसीजी लीड्स इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोड्स, लिम्फ लीड, चेस्ट लीड को हम प्रिकॉर्डियल लीड्स भी बोलते हैं, और ये हम सब देखेंगे 12 लीड ईसीजी में। ठीक है, तो जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो जो मुझे समझाना है वो मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले तो देखिएगा कि जो ईसीजी है उसमें 12 लीड्स होती हैं, 12 लीड्स होती हैं। ठीक है भाई, 12 लीड्स होती हैं, और वो 12 लीड्स का क्या क्लासिफिकेशन है ये अपन देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो जो 12 लीड्स हैं उनमें से जो 3 लीड हैं वो बहुत ही सिंपल लीड्स होती हैं। उनमें जो है 3 लीड जो है वो बहुत ही सिंपल होती हैं। सिंपल सा उनमें एक एक्सप्लोरिंग या पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है, और एक जो है उनमें नेगेटिव टर्मिनल होता है या नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है। सिंपल सी बात है। लेकिन जो रिमेनिंग 9 जो हैं वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती हैं। वो कैसी होती हैं? थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती हैं। उनमें जो एक जो उन 9 का ही एक एक्सप्लोरिंग इलेक्ट्रोड होता है, जबकि उनका जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड है वो 2 और 3 इलेक्ट्रोड से मिलकर बनता है। ये कॉम्प्लेक्स बनाता है। ठीक है, जो जो सिंपल 3 लीड हैं उनमें सिंपल सा एक एक्सप्लोरिंग इलेक्ट्रोड होता है और एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता है, जबकि जो बाकी की 9 लीड हैं उनमें एक्सप्लोरिंग इलेक्ट्रोड जो है 9 की 9 का ही एक होता है, यानी कि एक रेफरेंस पॉइंट मतलब एक होता है, और जो रेफरेंस पॉइंट है वो 2 या 3 इलेक्ट्रोड से मिलकर बनता है। चलिएगा, फिर ईसीजी का पेपर तो अपन बाद में ही डिस्कस करेंगे, है ना। ये कैसे बनता है, डेरिवेशन ऑफ ईसीजी लीड्स को आप लोग समझ लीजिएगा कि किस लीड से ईसीजी जो है वो पॉजिटिव बनेगी कि नेगेटिव बनेगी, ये भी आपको पता होना चाहिए। कई बार आप यही कंफ्यूज होते रहते हैं कि एवीआर में माइनस या फिर नेगेटिव ईसीजी क्यों ड्रॉ हो रही है। तो सबसे पहले तो आप लोग देख लीजिएगा कि एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड है और एक जो है एक्सप्लोरिंग इलेक्ट्रोड है। एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड या इसे हम नेगेटिव इलेक्ट्रोड बोलेंगे, और एक हमारा एक्सप्लोरिंग इलेक्ट्रोड है जिसे हम पॉजिटिव इलेक्ट्रोड भी बोलेंगे। और जिस भी कंडीशन के कारण, चाहे वो एट्रियल डिपोलराइजेशन हो, चाहे वेंट्रिकल डिपोलराइजेशन हो या रिपोलराइजेशन हो, उसका जो वेक्टर है अगर वो पॉजिटिव या एक्सप्लोरिंग इलेक्ट्रोड की तरफ होगा तो वहां पर जो हमारी वेव है वो पॉजिटिव डिफ्लेक्शन या पॉजिटिवली बनेगी, पॉजिटिव डिफ्लेक्शन होगा उसका। और अगर ये वाला वेक्टर नेगेटिव हो, जैसा कि इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि जब वो वेक्टर पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज से दूर जा रहा हो, टूवर्ड टू नेगेटिव चार्ज जा रहा हो, तो उस कंडीशन में हमारा जो है नेगेटिव डिफ्लेक्शन वेव बनेगी। ये आप लोग अपने दिमाग में अच्छे से सेट कर लीजिएगा कि पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ एक्सप्लोरिंग इलेक्ट्रोड की तरफ वेक्टर है तो वहां पर पॉजिटिव डिफ्लेक्शन आएगा, और अगर वो वेक्टर जो है नेगेटिव की तरफ है, पॉजिटिव से दूर तरफ जा रहा है, एक्सप्लोरिंग इलेक्ट्रोड से दूर जा रहा है, तो जो हमारा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ बनेगा वो नेगेटिव डिफ्लेक्शन वेव से बनेगा। ये आपके मोटा मोटा आपके दिमाग में रहना चाहिए। अब अपन एक एक लीड को पढ़ेंगे कि वो किस उसका एक्सप्लोरिंग इलेक्ट्रोड किधर है और उसका रेफरेंस इलेक्ट्रोड किधर है, सिंपल सी लैंग्वेज में कि उसका पॉजिटिव टर्मिनल किधर है और नेगेटिव टर्मिनल किधर है। और इसी से अपन पूरा अंदाजा लगा लेंगे कि उस लीड में जो ईसीजी ड्रॉ होगी वो पॉजिटिव ड्रॉ होगी, नेगेटिव ड्रॉ होगी, या किस एंगल पर ड्रॉ होगी। बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज होती है। चलिएगा, दो प्लेन है हमारे पास, एक फ्रंटल प्लेन होता है और एक हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है। जो फ्रंटल प्लेन है उसका इलेक्ट्रॉन ऑन हेड, यानी कि उसका इलेक्ट्रोड ऊपर रहेगा और एक इलेक्ट्रोड उसका नीचे रहेगा, इलेक्ट्रोड ऑन फुट। ठीक है, तो एक सुपीरियर और इंफीरियर, इसलिए इस प्लेन को अपन फ्रंटल प्लेन कहते हैं। और बाकी का दूसरा प्लेन है अपना हॉरिजॉन्टल प्लेन। हॉरिजॉन्टल प्लेन में इलेक्ट्रॉन ऑन बैक, एक इलेक्ट्रोड उसके
बैक साइड में रहेगा और एक इलेक्ट्रोड उसकी स्टर्नम साइड में रहेगा, इसलिए इसको एंटीरियर टू पोस्टीरियर या इसे हॉरिजॉन्टल प्लेन बोलेंगे। ठीक है भाई। अब ये कौन कौन सी लीड्स किस किस प्लेन में वर्क करती हैं या हार्ट को किस प्लेन में ऑब्जर्व कर रही होती हैं, तो अपन समझते हैं कि जो हमारी फर्स्ट सेकंड थर्ड और तीन जो है हमारी ऑगमेंटेड वर्टेड राइट, ऑगमेंटेड वर्टेड राइट, ऑगमेंटेड वर्टेड फुट एंड ऑगमेंटेड वर्टेड लेफ्ट, ABF, ABR, ABL, ये जो है हमारी ये फ्रंटल प्लेन में एग्जिट करती हैं या उसको ये हार्ट को फ्रंटल प्लेन से देख रही होती हैं, जबकि हमारी प्रिकॉर्डियल लीड या चेस्ट लीड जो है V1, V2, V3, V4, V5 और V6 और उसको हॉरिजॉन्टल प्लेन से ऑब्जर्व करेंगी। यानी कि 6 जो लीड हैं वो फ्रंटल प्लेन से हार्ट को ऑब्जर्व करेंगी और जो 6 लीड हैं वो हॉरिजॉन्टल प्लेन से हार्ट को ऑब्जर्व करेंगी। चलिएगा अब अपन देखते हैं द लिम्ब लीड्स एंड देयर व्यू ऑफ द हार्ट इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। अब किस प्रकार से इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होगी या फिर ये पूरा का पूरा अपन एक डायग्राम बना के समझते हैं। देखिएगा लीड 1 जो है, लीड 1 है उसका जो पॉजिटिव टर्मिनल होगा वो लेफ्ट साइड में होगा। उसका पॉजिटिव टर्मिनल कहां पे होगा? लेफ्ट साइड में होगा। और उसका दूसरा नेगेटिव टर्मिनल है वो पॉजिटिव साइड में होगा। और ये यहाँ पर अपना हार्ट है और ये वेक्टर ऐसा बन रहा है तो इसका जो एंगल होगा वो 0 डिग्री पर रहेगा। इसलिए यहाँ पे जो फर्स्ट लीड है वो 0 डिग्री पर आपको शो करेगी। फर्स्ट लीड कहां पर है? 0 डिग्री पर शो करेगी। इसके बाद हम सेकंड लीड को देखते हैं। सेकंड लीड का जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल इधर है और नेगेटिव टर्मिनल इधर है और वो हार्ट को इस डायरेक्शन में देख रही है। किस डायरेक्शन में देख रही है? इस डायरेक्शन में देख रही है। इसलिए इसका जो पॉजिटिव जो है वो 6 डिग्री पर शो होगा। इसके बाद थर्ड वेव को देखते हैं, वो बिल्कुल इस बस ये इधर से देख रही है और ये इधर से देख रही है, इसलिए +60 यहाँ पर 120 डिग्री पर ये ड्रॉ होगा। यानी कि लीड 1 0 डिग्री पर, लीड 2 60 डिग्री पर और लीड 3 जो है 120 डिग्री पर। ये हमको लर्न करना भी बहुत इजी हो गया। 0 में 60 प्लस करिएगा तो 60, सेकंड जो वेव है वो 60 डिग्री पर और थर्ड वेव है उसमें फिर से +60 कर दीजिए तो 120 डिग्री पर। केवल फर्स्ट और सेकंड और थर्ड को देखिएगा, फर्स्ट 0 डिग्री पर है, सेकंड 60 डिग्री पर है और जो थर्ड है वो 120 डिग्री पर है। अब मैंने आपको बोला था कि जो 3 लीड है वो सिंपल होती हैं, उनमें एक एक्सप्लोरिंग या पॉजिटिव टर्मिनल होता है और एक जो है रेफरेंस या नेगेटिव टर्मिनल होता है। इन्हें यूनिपोलर लीड भी कहते हैं और ये सिंपल लीड होती हैं। रेस्ट रिमेनिंग जो 9 है उनमें आपको एक ही पॉजिटिव टर्मिनल या एक्सप्लोरिंग इलेक्ट्रोड मिलेगा। रेफरेंस इलेक्ट्रोड आपको अलग अलग 2 या 3 लीड से मिलकर बनेंगे। तो समझ में आ गया। तो यहाँ पर ये पॉजिटिव टर्मिनल, यहाँ पर ये पॉजिटिव और यहाँ पर थर्ड लीड के लिए फुट ही पॉजिटिव टर्मिनल का काम करेगा। आप बोलेंगे राइट लेग में कोई काम नहीं है, तो वो कोई काम नहीं है, वो केवल अर्थिंग का हमें काम करता है। लीड एबीआर में देखिएगा, लीड एबीआर में जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो आपके राइट हैंड में रहेगा। एबीआर से राइट हैंड आप याद रखिएगा, यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल जो है वो राइट हैंड में रहेगा और राइट से आर से याद रखिएगा। इसके बाद में जो लेफ्ट हैंड है और आपका लेफ्ट फुट है, ये दोनों मिलकर इसको एक रेफरेंस पॉइंट देंगे या रेफरेंस लीड बनाएंगे, जिसको हम नेगेटिव टर्मिनल भी बोलते हैं। यानी कि जो एबीआर है उसका व्यू हार्ट को देखने का ऐसा रहेगा, जबकि एबीएल एल से आप लेफ्ट याद रखेंगे, लेफ्ट हैंड में इसका पॉजिटिव टर्मिनल रहेगा। रेस्ट राइट हैंड एंड लेफ्ट लेग ये दोनों मिलकर उसे एक रेफरेंस पॉइंट देंगे या रेफरेंस लीड बनाएंगे और इसका एंगल ये रहेगा। एंगल भी अपन अभी देखते हैं। लीड एबीएफ फुट यानी पैर, यानी कि इसका लेफ्ट लेग में पॉजिटिव टर्मिनल रहेगा और दोनों हैंड जो हैं इसे एक रेफरेंस पॉइंट देंगे। और आप फिर से इस पे ऑब्जर्व करिएगा कि 1 सेकंड थर्ड हम लोग देख चुके थे। एबीएफ जो है वो एग्जैक्टली +90 पर एग्जिस्ट करेगा और इसके बाद में आपका एबीएल और एबीआर, एबीएल को आप ऑब्जर्व करिएगा ये -30 पे एग्जिस्ट करेगा, यानी -30 पर आपका एबीएल रहेगा।
ABL कितना रहेगा -30 पर, और इधर भी +30 या आप 180 से +30 करेंगे तो ये ABR जो है -150 पर रहेगा। कितने पर रहेगा? -150 पर रहेगा। तो आप लोग यहाँ ध्यान रखिए, यहाँ पर माइनस नहीं लिखा है, आप लोग इसे माइनस चार्ज पे लगा लीजिएगा, क्योंकि 180 इस साइड के जो है सारे पॉजिटिव हैं और इसके ऊपर जो है वो सारे नेगेटिव हैं। ये वाला एंगल जो है वो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। इसको मैं फिर से रिकॉल कराता हूं कि जो फर्स्ट लीड है वो 0 डिग्री पर, सेकंड 60 डिग्री, थर्ड 120। अब आते हैं अपने ABL, ABF, ABR। ABL आपका -30 डिग्री पर रहेगा, ABF आपका +90 पर रहेगा और ABR आपका -150 पर रहेगा। ये हो गए आपके एक एक लीड की पोजीशन। अब इसके बाद अपन देखते हैं एंथोवन्स ट्रेंगल। एंथोवन ट्रेंगल जो है, राइट जो फुट है वो हमारे किसी काम का नहीं है, इसलिए हम उसे ब्लैक टर्मिनल भी ब्लैक कलर की उसमें अपन वो लीड लगाते हैं। आप लोग भी समझदार हैं, आपके सबके घरों में भी, इंडियन घरों में जो होता है, हाउस में जब हम इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई करते हैं तो उसमें ब्लैक कलर की जो आपकी डोरी होती है या ब्लैक कलर का जो वायर होता है वो हमेशा आपका अर्थिंग को शो करता है। रेड एंड येलो दो वायर और होते हैं जिसमें फेज 1 एंड फेज 2 या फिर दूसरी दूसरी कंडीशन आप अर्थिंग उसको बोल सकते हैं। तो ब्लैक जो है वो ग्राउंड इलेक्ट्रोड होता है, वो आपको अर्थ वायर होता है। तो ये हमारे किसी काम का नहीं है। हाँ, काम का तो है लेकिन समझने के लिए अभी काम का नहीं है। अगर बिल्कुल ही काम का ना होता तो फिर उसे हम लगाते ही नहीं, लेकिन वो हमारे हार्ट की एक्टिविटी देखने के लिए किसी काम का नहीं है। प्रैक्टिकल हमारे अभी किसी काम का नहीं है, लेकिन ECG मशीन में भी उसकी वैल्यू है। ठीक है भाई, तो ये देखिएगा एंथोवन एंगल जो बनता है वो राइट आर्म से, लेफ्ट आर्म से एंड लेफ्ट लेग से बनता है। और जब मैं राइट आर्म का जो फर्स्ट लीड बता रहा था तो मैंने बताया था कि फर्स्ट लीड पॉजिटिव इधर है, ये नेगेटिव इधर है। सेकंड लीड जो है उसमें नेगेटिव इधर रहेगा, पॉजिटिव इधर रहेगा, और थर्ड लीड का पॉजिटिव इधर रहेगा, नेगेटिव इधर रहेगा। आप याद करने के लिए बोल सकते हैं कि राइट आर्म में दोनों नेगेटिव हैं और फुट में दोनों पॉजिटिव हैं, तो इसके हिसाब से ये नेगेटिव तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, ये नेगेटिव तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव तो ये पॉजिटिव। ऐसे करके आप पूरा एंगल ड्रॉ कर सकते हैं। और इस डायरेक्शन में आप ABR करिएगा, इस डायरेक्शन में ABL करिएगा और इस डायरेक्शन में आप ABF करिएगा। और इसको अगर मैं ऐसे लाइन खींच दूं, ये मेरा जो पेन है ये अगर लाइन है तो +30 करिएगा तो ABL आ जाएगा, और 180 में +30 करिएगा तो ABR आ जाएगा। ठीक है, अब नेगेटिव आएगा कि पॉजिटिव आएगा ये आपको डायरेक्शन में देखना पड़ेगा। ठीक है भाई, तो ये आपकी जो लाइन है वो 180 पर है। 180 से इधर जाएंगे तो -10, 20, 30 पे आ जाएंगे, और ये 180 है, 180 से इधर जाएंगे तो भाई आपको कम करना पड़ेगा, 180 से 170, 160 और 150। ऐसे करके ये -150 पर आपका ABR आ जाएगा और -30 पे आपका ABL आ जाएगा। एग्जैक्ट 90 डिग्री पर आपका ABF आ जाएगा। अब देखिएगा प्रिंसिपल ऑफ लिम्ब लीड्स देखें, जो जो हमारे काम का है वही वही चीजें हम देखते हैं। ECG लीड 1, सेकंड एंड थर्ड इज वेरी 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 इंपोर्टेंट। इन तीनों लीड को विलियम एंथोवन ओरिजिनल लीड भी बोलते हैं। ECG में लीड 1, 2 एंड 3 इनको विलियम एंथोवन ओरिजिनल लीड भी बोलते हैं। ठीक है भाई, ये एंथोवन लॉ अकॉर्डिंग टू किरचॉफ लॉ या एंथोवन लॉ क्या बोलता है कि लीड 1 प्लस लीड 3 इक्वल टू लीड 2, ये एंथोवन लॉ है। आप लोग याद रखिएगा, प्रैक्टिकल जहां इसका जरूरत पड़ेगी मैं वहां समझाऊंगा कि कैसे अपन इसे यूज करेंगे, लेकिन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ECG लीड ABR, ABF एंड ABL इन्हें गोल्ड वर्गर लीड्स भी बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं? गोल्ड वर्जर या गोल्ड वर्गर लीड बोलते हैं। और गोल्ड वर्गर लीड में ये आपको पता होना चाहिए, A फॉर ऑगमेंटेड, B फॉर वोल्टेज एंड R फॉर राइट, F फॉर फुट, L फॉर आपका क्या हो जाएगा? लेफ्ट आर्म। सिंपल सा इसका मीनिंग है। तो A मतलब ऑगमेंटेड, वर्टेड, राइट, और राइट आर्म ऑगमेंटेड, वर्टेड, फुट। फुट में आपको हमेशा याद रखना है कि हमको लेफ्ट की ही बात हम करेंगे।
ठीक है। फिर आता है ABL, तो ऑगमेंटेड वर्टेड लेफ्ट, यानी कि ऑगमेंटेड वर्टेड लेफ्ट आर्म। अब देखिएगा इसमें आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा कि माइनस ABR फिल्स द गैप बिटवीन लीड 1 एंड लीड 2 इन द कोऑर्डिनेट सिस्टम। यानी कि सिंपल सी बात है, ABR क्या करता है, तो ABR लीड 1 और लीड 2 यहां देख रही हैं, जैसे एग्जांपल समझिए कि लीड जो वन है वो इस डायरेक्शन में देख रही है और लीड टू इस डायरेक्शन में देख रही है। केवल समझाने के लिए, ये जो बीच का डायरेक्शन बच रहा है इसको कौन देखेगा, तो इसको देखने के लिए हमने डिजाइन किया है माइनस ABR को, है ना। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया कि जो 1 एंड सेकंड के बीच में जो गैप है उसको देखने का काम करता है माइनस ABR, ऑगमेंटेड वर्टेड राइट। और ABR जो है फैसिलिटेट कैलकुलेशन ऑफ द हार्ट इलेक्ट्रिकल एक्सेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ABR हमको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि हम हार्ट का इलेक्ट्रिकल एक्सेस को काउंट कर सकें। और ABR इंप्रूव डायग्नोसिस ऑफ एक्यूट इस्चेमिया एंड इंफाक्शन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और जो ABR है वो इंफीरियर लैटरल इस्चेमिया को हमें डायग्नोस करने में मदद करता है। ये चीजें आप याद रखिएगा जब भी आपको लैटरल इस्चेमिया या इन्फाक्शन या इंफीरियर इस्चेमिया या इन्फाक्शन होगा तो आपको ABR पे भी फोकस करना है। ये ABR की आपको वैल्यू पता चल गई, ठीक है। अब आप थोड़ा सा फॉर्मूला भी देख लीजिएगा, ये बहुत ज्यादा आपके काम की नहीं है, लेकिन जब हम बेसिक चीजें पढ़ते हैं तो अगर हमारे कंसेप्चुअल अगर हम क्लियर रहेंगे तो हमारे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे तो हम कहीं भी फंसेंगे नहीं, ठीक है भाई। तो ABL जो है वो लीड 1 एंड लीड 3 है ना, लीड 1 माइनस लीड 3 डिवाइडेड बाय 2 माइनस ABR लीड 1 प्लस लीड 2 डिवाइडेड बाय 2 और AVF जो है वो सेकंड एंड थर्ड डिवाइडेड बाय 2, ठीक है भाई। ABL 1/3, ABR 1/2 एंड ABF सेकंड एंड थर्ड, यही गोल्डवर्गर या गोल्डवर्गर इक्वेशन है, इसी को गोल्डवर्गर इक्वेशन कहते हैं। अब आइएगा एनाटॉमिकल एस्पेक्ट ऑफ द लिम्फ लीड। एनाटॉमिकल एस्पेक्ट भी देख लेते हैं कि कौन सी लीड हार्ट को किस किस तरफ से देख रही है। यही सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्योंकि आप में से सभी लोग यही क्वेश्चन करते हैं, सर राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक है, लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक है, या इश्केमिया है, या इन्फाक्शन है, इन्फाक्शन सेप्टल है ना, लैटरल है, इंफीरियर लैटरल है, तो हम किस लीड पे फोकस करें, किस लीड को देखें, ये हमारा बड़ा कंफ्यूजन रहता है। क्योंकि ECG में तो 12 लीड हैं, हम कौन सी लीड में देखें, कौन सी लीड में ECG को ऑब्जर्व करें जिसमें पैथोलॉजी है। तो आप लोग उसका एनाटॉमिकल एस्पेक्ट ऑफ द लिम्ब लीड देखिएगा, एनाटॉमिकल कौन सी लीड हार्ट के किस हिस्से को देख रही है, ये अगर आपको पता चल गया तो हार्ट के किस हिस्से में जो भी प्रॉब्लम है उस संबंधित लीड में आपको एबनॉर्मलिटी देखने को मिलेगी। चलिएगा, सेकंड ABF एंड थर्ड मार्क करिएगा, सेकंड ABF एंड थर्ड आर कॉल्ड इंफीरियर डायफ्रागमल लिम्ब लीड एंड दे प्राइमरीली observe the inferior aspect of the left ventricle is very important। स्टार मार्क करिएगा इसे, सेकंड ABF एंड थर्ड, कौन कौन सी, सेकंड ABF एंड थर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंफीरियर लिम्फ लीड है, ये कैसी है, इंफीरियर लिम्फ लीड है। और ऑब्जर्व द इंफीरियर एस्पेक्ट ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल, और ये लेफ्ट वेंट्रिकल के इंफीरियर एस्पेक्ट को देख रही हैं, और वहां पर कोई पैथोलॉजी होगी तो आपके चेंजेस मिलेंगे सेकंड में, ABF में एंड थर्ड में, इसीलिए इसे इंफीरियर लिम्फ लीड कहा जाता है। तो आप लोग को अपने दिमाग में याद रखना है कि इंफीरियर लिम्फ लीड जो है वो सेकंड, ABF एंड थर्ड है। ABL and 1 and ABR are called lateral limb leads and they primarily observe the lateral aspect of the left ventricle, यानी लेफ्ट वेंट्रिकल के इंफीरियर हिस्से को सेकंड ABF थर्ड देख रही हैं, जबकि लेफ्ट वेंट्रिकल के लैटरल हिस्से को ABL 1 एंड माइनस ABR देख रही हैं। यहाँ माइनस कहने का मतलब सीधा सा सादा सा आपको है कि वहां पर ECG जो है वो माइनस में ड्रॉ होगी, बस आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। वहां पे जो नेगेटिव पैटर्न ECG का ही नॉर्मल है, उसमें अगर एबनॉर्मलिटी है तो वो फिर आपको ऑब्जर्व करना है। तो सेकंड ABF थर्ड या सेकंड थर्ड ABF इंफीरियर लिम्फ लीड,
आपको याद करने के लिए और मैं अच्छे से बताता हूं, मैं और यहाँ पे मैं नोटेशन कर नहीं सकता, लेकिन मैं दूसरी जगह आपको बताऊंगा। देखिएगा, मैंने बोला था कि 90 डिग्री पर यहाँ पर कौन है, एबीएफ। इधर 60 डिग्री पर कौन है, सेकेंड वेव। और यहाँ पे थर्ड पे कौन है, 120 पे थर्ड वेव। तो ये इंफीरियर हिस्सा, और यहां से देखेगी, यहां से कोई देखेगा तो ये दिखा सेकंड, ये दिखा एबीएफ, ये दिखा थर्ड। इन तीनों को मिलाकर हम बोलेंगे इंफीरियर लिम्ब लीड। अब देखिएगा ए बी एल, एल का मतलब लेफ्ट आर्म, फर्स्ट, फर्स्ट भी इधर आ गई, और ए बी आर, ये इस हार्ट को किधर से देख रहे हैं, लैटरल साइड से देख रहे हैं, इसलिए अपन इसको बोलेंगे लैटरल लिम्ब लीड। ये लिम्ब लीड की बात चल रही है, प्रिकार्डियल लीड या चेस्ट लीड की बात नहीं चल रही। अब ये तो हो गई हमारी 6 की 6 लिम्ब लीड, और ये 6 की 6 लिम्ब लीड का ये भी पता चल गया ये हार्ट को एंगल से या किस तरफ से देख रही हैं। अब अपन बात करते हैं चेस्ट लीड की, इसी को अपन बोलते हैं प्रिकॉर्डियल लीड। प्रिकॉर्डियल लीड 6 होती हैं, V1, V2, V3, V4, V5, V6। इनको पोजीशन कहाँ किया जाता है ये भी मैं आपको बताऊंगा कि हार्ट में ये ईसीजी करने के लिए कहां पर प्लेस करना है। इससे पहले आप लोग देखिएगा, सबसे पहले यहां पर बनता है WCT, इसे बोलते हैं विल्सन सेंट्रल टर्मिनल। तो WCT देखिएगा, इन 6 लीड के लिए एक हमने WCT बनाया, जिसको हमने बोला विल्सन सेंट्रल टर्मिनल। अब विल्सन सेंट्रल टर्मिनल में आपको बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करना है कि V1 एंड V2 सेप्टल लीड कहलाती हैं, यानी सेप्टल एमआई हुआ, सेप्टल में कुछ भी प्रॉब्लम हुई तो हमको जो एबनॉर्मलिटी है वो V1 एंड V2 में दिखाई देगी। V3 एंड V4 एंटीरियर लीड है, यानी एंटीरियर एमआई अगर होगा तो हमको एबनॉर्मलिटी जो है V3 V4 में दिखाई देगी। एंड V5 एंड V6 लेटरल लीड्स होती हैं, और V5 एंड V6 में कोई भी प्रॉब्लम हुई तो हमें लेटरल लीड देखना पड़ेगा। और लेटरल लीड और इंफीरियर लीड हम जो है लिम्ब लीड में भी देख आए हैं, तो साथ साथ में हमें वो भी ऑब्जर्व करना है। WCT को आप लोग समझ जाइएगा, विल्सन सेंट्रल टर्मिनल इसको बोलते हैं। चलिएगा और समझते हैं। अब प्लेसमेंट ऑफ चेस्ट, ये मैं आपको विथ डायग्राम भी समझाने वाला हूं, फिर भी बस आप लोग इसको एक बार सुन लीजिएगा, क्योंकि डिटेल में मैं आपको नेक्स्ट पूरा डायग्राम के साथ में बताऊंगा। V1 जो है फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस में लगती है टू द राइट ऑफ द स्टर्नम। V2 फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस में लगती है टू द लेफ्ट ऑफ द स्टर्नम। स्टर्नम में कहां से काउंटिंग करनी है, एंगल ऑफ लीव्स के बाद कहां से काउंटिंग करनी है, कहां प्लेस करना है, पूरा मैं डायग्राम से थोड़ी देर बाद समझाने वाला हूं। यहाँ पे बस आपको सुनना है, V3 की कोई एग्जैक्ट पोजीशन नहीं है, आप इसे V2 V4 के बीच में प्लेस कर दीजिएगा। V4 V5 एंड V6 इज वेरी इंपोर्टेंट, और तीनों की तीनों फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस में लगेंगी, लेकिन ये V4 लगेगी मिड क्लेविकुलर लाइन में, और V5 लगेगी एंटीरियर एक्सिलरी लाइन, और B6 लगेगी मिड एक्सिलरी लाइन। मिड एक्सिलरी लाइन है, एक्सिला को भी हम 3 हिस्से में बांट देंगे, ये वाला हिस्सा एंटीरियर, ये बीच वाला मिड एक्सिलरी लाइन, और पीछे वाला पोस्टीरियर एक्सिलरी लाइन, यानी V4 V5 V6 लगनी है। चलिएगा, एनाटॉमिकल एस्पेक्ट ऑफ द चेस्ट प्रिकॉर्डियल लीड, ये इंपोर्टेंट है। लीड कहां लगानी है ये मैं बाद में बताऊंगा, प्रैक्टिकली कहां कहां हम प्लेस करते हैं। आपको एनाटॉमिकल एस्पेक्ट पता होना चाहिए। एनाटॉमिकल एस्पेक्ट हम पढ़ के आए लिम्ब लीड का, तो लिम्ब लीड में हमको कौन कौन सी लिम्ब लीड मिली थी, इंफीरियर लिम्ब लीड किसको बोला था हमने, सेकंड एबीएफ एंड थर्ड। रेस्ट जो है वो लेटरल लीड हमने बोल दिया था। कौन कौन सी रेस्ट बची थी, वन, वन है ना, कौन कौन सी बची थी अपनी, वन, एबीएल एंड एबीआर, उनको हमने लेटरल लिम्ब लीड बोला था। वैसे ही हमको अब प्रिकॉर्डियल लीड को बोलना है, तो V1 एंड V2 सेप्टल लीड कहलाती हैं। primarily observe the ventricle septum what may occasionally display ECG change originating from the right ventricle, यानी कि ये बहुत अच्छे से राइट वेंट्रिकल को ऑब्जर्व कर रही होती हैं। ठीक है भाई, V3 V4 है, इन्हें एंटीरियर लीड कहते हैं, ये एंटीरियर वॉल ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल को देखती हैं। V5 V6 एंटेरोलैटरल लीड कहलाती हैं। बेसिकली ये लैटरल लीड ही है, लेकिन इसको एंटेरोलैटरल लीड बोलती हैं, क्योंकि ये लैटरल वॉल ऑफ द वेंट्रिकल दिखती हैं। और इन्हें याद रखने के लिए आप याद कर सकते हैं साल, SAL, साल, साल से याद रखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से याद रहेगा। साल S, तो V1 V2
ए, तो V3 V4 एंड L V5 V6, तो साल से याद रखिएगा V1 V2 सेप्टल लीड हैं, V3 V4 एंटीरियर लीड हैं और V5 V6 एंटेरोलैटरल या लैटरल लीड हैं। आप डायग्राम से देखिएगा, आपको डायग्राम से बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ये जो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टा है और इस इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टा को देखने के लिए V1 एंड V2 हैं। ये क्या है आपके हार्ट का इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है। ये देखिएगा ग्रीन जैसा जो दिख रहा है वो इंफीरियर वॉल है। वो क्या है? इंफीरियर वॉल है। और इंफीरियर वॉल को आपको सेकेंड थर्ड एबीएफ देखेगी, सेकेंड थर्ड एबीएफ। और ये आप देखेंगे हल्का सा येलोइश जो हिस्सा है ये एंटेरोलैटरल वॉल है। एंटेरोलैटरल वॉल होने की वजह से ये देखिएगा ये जो इसके हिस्से है ना छोटे छोटे से, ये इन दोनों के, क्योंकि ये एंटीरियर है और ये लैटरल वॉल है, इन दोनों को देखने का काम करेंगी B5 एंड B6। एंटीरियर वॉल को, इस हिस्से को देखने का काम करेंगे B3 B4 और लैटरल वॉल को देखेंगे फर्स्ट ABL एंड माइनस ABR। ये पूरा का पूरा डायग्राम आपका सबसे इंपॉर्टेंट है। ये एनाटॉमिकल प्रेजेंटेशन हुआ आपका या एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन हुआ आपका सारी लीड्स का, चाहे वो लिम्ब लीड्स हो चाहे वो प्रिकॉर्डियल लीड्स हो। अब थोड़ा सा बस मोटा मोटा सा सुन लीजिएगा एक्स्ट्रा प्रेजेंटेशन। अब द ईसीजी लीड्स का सिंपल सा है, ऐसा होता है, वो मैं आगे आपको डिस्कस ही करूंगा, कोई मतलब नहीं है। एडिशनल सप्लीमेंट्री ईसीजी लीड, अब हमको अगर एडिशनल लीड लगाना पड़ेगा राइट वेंट्रिकुलर इस्चेमिया या इंफाक्शन में, हमको V3R V4R V5R एंड V6R प्लेस करना पड़ता है। वो कहां पर प्लेस करना है? जस्ट इधर देखिएगा, जैसे V1 V2 V3 V4 V5 V6 लगाई, वैसे ही V3 की जगह पे V3R V4R V5R एंड V6R लग जाएंगी। 3 पोजीशन से लगना चालू हो जाएंगी। और V4 V5 V6 आपने कहां पर लगाया है? फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस में लगाया है। तो ये लेफ्ट साइड लगती हैं, ये राइट साइड लगती हैं। सिंपल सी बात है, इनकी जरूरत क्या है? जब हमें राइट वेंट्रिकुलर इस्चेमिया या इंफाक्शन देखना हो। कौन सा? राइट वेंट्रिकुलर। लेफ्ट वेंट्रिकुलर देखने के लिए तो हमारी ये V1 V2 V3 V4 V5 6 लगी हुई हैं, तो यहां हमको दिक्कत नहीं है। लेकिन राइट को देखना है तो ये एडिशनल है ना, ये स्पेसिफिक लगाई जाती हैं। अगर पोस्टीरियो लैटरल इस्चेमिया इंफाक्शन देखना है, कौन सा? पोस्टीरियो लैटरल अगर इस्चेमिया इंफाक्शन देखना है तो B7 V8 V9 लगाना पड़ेगा। और इनकी पोजीशन क्या रहेगी? B6 के बाद में B7 V8 V9, है ना। यहां पर हम इनको प्लेस कर सकते हैं। ये आपके पीछे स्कैपुलर रीजन में लगेंगी। बहुत ज्यादा इनके बारे में डिस्कस करने से कोई मतलब नहीं है। ठीक है भाई, ये इतना अपना लगभग लगभग मोटे मोटे तौर पर ये लीड का क्लासिफिकेशन आपका खत्म हो गया। अब अपन थोड़ा सा पोजीशन या लीड को लगाने का तरीका देख लेते हैं कि कौन सी लीड कहां पर लगती है। ये अपन थोड़ा थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है भाई, अब आ जाते हैं ईसीजी लीड पोजिशनिंग, है ना। ये लगाना कहां पर है? तो सिंपल है, इतना तो आप लोग समझ ही गए हैं। तो मैं फटाफट आपको बताता हूं कि कौन सी लीड कहां पर लगेगी। ठीक है भाई, तो मोटा मोटा सा अपन ने एनाटॉमिक क्लासिफिकेशन पढ़ लिया। तो लगाने का काम तो बहुत ही सिंपल है। 10 इलेक्ट्रोड रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 12 लीड ईसीजी, यानी कि इलेक्ट्रोड हमारे पास 10 होते हैं और लीड हमारे पास है वो 12 है। 4 इलेक्ट्रोड ऑन 4 लिम्ब लीड्स, राइट आर्म लेफ्ट लेग लेफ्ट आर्म राइट आर्म, यानी कि दोनों हाथों में और दोनों पैरों में। सिंपल सी बात करो, है ना, कंफ्यूज नहीं होना है। मॉनिटर 12 लीड्स V1 to V6 1 2 3 ABR ABF ABL। चलिएगा इनको सीधा सा पोजीशन समझते हैं कि कहां पे लगाना है। तो ध्यान से सुनिएगा, ये आपकी दोनों क्या हैं? क्लेविकल हैं। ये दोनों क्या हैं? आपकी क्लेविकल हैं। ये क्या है? आपकी दोनों क्लेविकल हैं, ये दोनों। ठीक है भाई, ये दोनों आपकी क्लेविकल हैं। ठीक, और ये वाला हिस्सा जो मैंने ड्रॉ किया है, ये क्या है? ये है आपका मेनूव्रियम। ये क्या है? मेनूव्रियम। और ये आपकी है स्टर्नम। ये क्या है? स्टर्नम। और इसी को बोलते हैं स्टर्नल एंगल। इसको क्या बोलते हैं? स्टर्नल एंगल या एंगल ऑफ लुईस। क्या बोलते हैं इसको? एंगल ऑफ लुईस। और एंगल ऑफ लुईस पर आपको सेकंड रिब दिखेगी, क्योंकि ये आप काउंटिंग नहीं कर सकते। आपको सीधा से यहां पर आना है एंगल ऑफ लुईस।
यानी कि आपको जो फील होगा पेशेंट में वो होगा एंगल ऑफ लीस्ट या एक्सटर्नल एंगल। और एक्सटर्नल एंगल पे आप समझ लीजिए कि सेकंड रिब जा रही है, जस्ट उसके नीचे दिखेंगे तो आपको सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस पता चलेगा। आप फर्स्ट इंटरकॉस्टल स्पेस को जनरली पेशेंट में फील नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये चीज बता रहा हूं। प्रैक्टिकली आपको प्लेस कहां करना है, ठीक है। तो आपको फर्स्ट इंटरकॉस्टल स्पेस आप रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे क्योंकि जस्ट क्लेविकल के नीचे मस्कुलरिटी होती है और मसल्स के कारण आप फर्स्ट इंटरकॉस्टल स्पेस को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको स्टर्न मेनूवरियम देखना है। मेनूवरियम के जस्ट साइड में यहां पर आपको एक एक्सटर्नल एंगल मिलेगा जिसे हम एंगल ऑफ ल्यूइस कहते हैं। वहां पर आपको सेकंड वो रिब मिलेगी और जस्ट उसके नीचे सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस मिलेगा। फिर नेक्स्ट जाइएगा थर्ड इंटरकॉस्टल स्पेस मिलेगा और नीचे जाएंगे तो फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस मिलेगा। ये कॉस्टल कार्टिलेज आपको मिल जाएंगी। यानी फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस पर आपको B4 B5 B6 प्लेस करनी है और फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस के राइट साइड V1 लगेगी और लेफ्ट साइड V2 लगेगी। आप रियल डायग्राम में देखिएगा, ये आपकी क्लेविकल है। ये क्लेविकल को आप बहुत अच्छे से फील कर पाते हैं। ये कल जो गड्ढा सा दिखेगा, ठीक गड्ढे के जस्ट नीचे आप देखेंगे सुप्रा स्टर्नल नॉच मिलेगी। सुप्रा स्टर्नल नॉच के बाद यहां पर आपको एक उभार जैसा दिखाई देगा, इसी को हम स्टर्नल एंगल या एंगल ऑफ ल्यूइस बोलते हैं। वहां से नीचे देखेंगे सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस, यहाँ पर थर्ड इंटरकॉस्टल स्पेस और जस्ट इधर फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस आपको मिलेगा। कभी भी आपको लीड को निप्पल के साइड से या निप्पल के साइड में नहीं लगाना है, या लगाने के लिए निप्पल को नहीं ऑब्जर्व करना है कि उसी के लेवर पर हम लगा दें, तो क्योंकि ये ऊपर नीचे हो सकता है और ओबेस पेशेंट में पेशेंट टू पेशेंट ये वेरी कर सकता है। इसलिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट है एक्सटर्नल रेज या एंगल ऑफ ल्यूइस। वहीं से आपको अपनी सारी की सारी लीड को पोजीशन करना है। फिर से मैं बोलता हूं कि जो V1 है वो कहां लगेगी, आपकी फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस में राइट साइड, V2 फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस में लेफ्ट साइड, B4 फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस में ये आपकी हो गई क्या, ये आपकी हो गई क्लेविकल। और क्लेविकल के जो मिड क्लेविकुलर लाइन पर आपकी क्या लगेगी, मिड क्लेविकुलर लाइन पर आपकी V4 लगेगी और वो लगेगी फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस में। ये हो गई आपकी एक्सिला, है ना। एक्सिला को अगर मैं तीन हिस्से में बांट दूं, ये बॉक्स जैसी बनेगी एक्सिला, और ये एक्सिला की हो गई एंटीरियर एक्सिलरी लाइन, ये मिड एक्सिलरी लाइन और ये पोस्टीरियर एक्सिलरी लाइन। तो एंटीरियर एक्सिलरी लाइन पर आपकी B5 लगेगी और मिड एक्सिलरी लाइन पर आपकी V6 लगेगी। ये पूरी की पूरी पोजीशन हो गई कि कहां पर किस किस की पोजीशन बन लगेगी। चलिएगा, पोजीशन के बाद में और आप लोग समझ लीजिएगा, ये ऐसे बनेगी। इस डायग्राम में और समझ लीजिएगा, कोई कंफ्यूजन रह जाए तो आप लोग पूछिएगा। ओरिएंटेशन ऑफ द 12 लीड ECG सिंपल है, और क्लासिफिकेशन किया जाए तो दो तरीके से कर सकते हैं, बाइपोलर लिम्ब लीड, ऑगमेंटेड यूनिपोलर लिम्ब लीड एंड यूनिपोलर लिम्ब लीड। बाइपोलर लिम्ब लीड जो होती हैं लीड 1 2 3, ठीक है, इनमें दो पोल होते हैं। ऑगमेंटेड यूनिपोलर लीड कहलाती हैं, ठीक है भाई, और ये फ्रंटल प्लेन पे काम करती हैं। और यूनिपोलर ही चेस्ट लीड कहलाती हैं जो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे काम करती हैं, ठीक है भाई। और आप लोग देख लीजिएगा 12 लीड ECG एंथोवन एंगल हम लोग पढ़ के आ गए हैं। गुलवर्गर लीड सिस्टम ये भी हम लोग अच्छे से पढ़ के आ गए हैं। -ABR 1 to 2 डिवाइडेड बाई 2, AVL 1 minus 3rd and divided by 2, AVF 2nd and 3rd divided by 2। ये हम सारा का सारा पढ़ के आ गए हैं। आज की क्लास बहुत ही इंपोर्टेंट थी, बहुत ही इंपोर्टेंट चीजें हमने पढ़ी। यहाँ पर हमने लीड की पोजीशनिंग समझ ली और उसका सबसे इंपोर्टेंट लगाना बहुत इंपोर्टेंट नहीं है, एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन पढ़ लिया। और अब नेक्स्ट क्लास में हम ECG को पढ़ेंगे, और ECG को पढ़ने के लिए सबसे पहले हम हार्ट रेट पढ़ेंगे, हार्ट रेट के बाद रिदम पढ़ेंगे, रिदम के बाद एक्सिस पढ़ेंगे। ये तीन चीजें सबसे इंपोर्टेंट है। आपने ECG में देखा भी होगा कि ये लेफ्ट एंगल डेविएशन है, ये राइट एंगल डेविएशन है, या एक्सट्रीम राइट एंगल डेविएशन है। ऐसी आपने कुछ टर्म्स पढ़ी होंगी जिनको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। फिर हम P वेव, PR इंटरवल, PR सेगमेंट, Q वेव ऐसे करके एक एक चीज को
डिस्कस करते जाएंगे नेक्स्ट नेक्स्ट लेक्चर में। फिर से आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है या मेरी लैंग्वेज आपको अच्छी लगती है तो प्लीज कमेंट करिए आपको मेरा लेक्चर कैसा लगा, और अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपका सब्सक्रिप्शन हमें और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करेगा। आप कमेंट करके हमें और किसी टॉपिक पर भी आपको वीडियो चाहिए तो वो भी आप हमको कमेंट कर सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे, हम और हमारी पूरी टीम कोशिश करेगी कि उस टॉपिक पे भी लेक्चर बनाया जाए। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर करिएगा। आप सभी को नमस्ते।